हाय एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बीइंग परसिस्टेंट पे। ओके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के ऊपर हम जो एमसीक्यू सीरीज़ ले रहे थे वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद लीगल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम कवर करने वाले हैं। होप आपको ये जो एमसीक्यूज़ है तो वो सिर्फ नेट के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि अलग अलग जो कॉमर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स है तो उसमें भी काम आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। मतलब कि जैसे बिल जो है तो जब वो ड्रॉ होता है, मतलब जो ड्रॉवर है या फिर मेकर है उसका, या फिर पेयर हम बोल सकते हैं, सेलर हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो वो जो है जब बिल बनाता है, एक्सेप्टेड होता है बिल एंड इंडोर्स्ड होता है विदाउट एनी कंसिड्रेशन। मतलब वहाँ पे कुछ भी कंसिड्रेशन या उसमें कुछ अमाउंट ही नहीं लिखी जाती है, या फिर आप बोल सकते हो कि उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? एस्क्रो बोलोगे, फिक्टिशियस बिल बोलोगे, अकोमोडेशन बिल बोलोगे, या क्लीन बिल बोलोगे? एस्क्रो यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे जो थर्ड पार्टी होगी तो वो क्या करेगी कि उस जो बायर है तो उसके मनी जो है तो वो अपने पास रखेगी जब तक बायर को उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ उसने खरीदी है उसके बारे में पूरा विश्वास ना बैठ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं रियल इस्टेट का। रियल इस्टेट में क्या होता है कि जब भी बायर जो है रियल इस्टेट एजेंट के पास जाता है, रियल इस्टेट एजेंट के पास जब जाता है तब रियल एस्टेट एजेंट क्या बोलता है कि आप हमारे पास कुछ मनी रखो, गुड फेथ में कुछ डिपॉजिट रखो हमारे पास, और आपको जब तक सेलर से, मतलब जो फ्लैट का जो भी ओनर होगा, ओके, जो बिल्डर होगा, तो वहाँ से जब तक आपको जो फ्लैट है या फिर जो असेट प्रॉपर्टी है वो पसंद नहीं आती है तब तक आप हमारे पास रखो। हम सेलर को वो अमाउंट जो है वो नहीं देंगे जब तक आप उस प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड नहीं होते हो। तो ये गारंटी जो है या ये जो ट्रस्ट है ये कौन क्रिएट करता है? रियल इस्टेट एजेंट। सो ये एस्क्रो का टाइप है क्या कि बिल इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड, इंडोर्स विदाउट एनी कंसिडरेशन? नो, यहाँ पे कंसिडरेशन लिया जाता है। रियल इस्टेट ओनर क्या करता है? कंसिडरेशन, अमाउंट जो है, डिपॉजिट जो है वो लेता है। फिक्टिशियस बिल यानी कि जो मलिफाइड बिल होता है, मलिशियस बिल होता है, जो आप बोल सकते हो कि जो फॉल्सिफाइड होता है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है तो वो रॉन्ग होती है। ओके, या फिर उसको दिखाया जाता है कि ये इस पर्सन के नाम के ऊपर है बट वो ऐसा नहीं होता है, मतलब बनावट जो आप है वो बोल सकते हो। एकोमोडेशन बिल, यस, हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे एकोमोडेशन बिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल जो है वो ड्रॉ, एक्सेप्ट किया जाता है एंड इंडोर्स भी किया जाता है विदाउट एनी कंसिड्रेशन। मतलब यहाँ पे कंसिड्रेशन मतलब अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होती है। ओके, सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में जो भी कंसेप्ट्स थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन नो बिल्स आर अटैच्ड, मतलब जहाँ पे बिल्स अटैच नहीं होते हैं टू द बिल फॉर एक्सेप्टेंस पेएबल सेंड टू द पेयर, सच बिल इज कॉल्ड एज। मतलब कि एक भी बिल वहाँ पे अटैच नहीं होता है बिल पे कि कितनी अमाउंट हमें पे करनी है। सेलर भेजता है ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा, उसके साथ साथ उसने बिल भेजा कि कितनी एक्चुअल में अमाउंट आपको मुझे पे करनी है। इस तरह का कोई भी बिल वहाँ पे अटैच नहीं है। फॉर एक्सेप्टेंस एंड पेएबल सेंड टू द पेयर, सच बिल इज कॉल्ड एज। इस प्रकार के बिल को हम क्या बोलेंगे? क्लीन बिल, क्लियर बिल, नॉट अटैचमेंट बिल या एस्क्रो। तो यहाँ पे बेसिकली इसका आंसर है जो है वो है क्लीन बिल। मतलब वहाँ पे कोई भी बिल जो है वो अटैच्ड नहीं होता है, डायरेक्टली सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज ही उसको सेंड किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाइल ड्राफ्टिंग। जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसको हम जब लिखते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब हम ड्राफ्ट करते हैं, राइट करते हैं उस पर, जो बायर या जो सेंडर या ड्रॉवर होता है वो बिकम्स फॉल्टी, इट इज़ कॉल्ड एज। मतलब द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाइल ड्राफ्टिंग राइटिंग बिकम्स फॉल्टी, मतलब जब वो फॉल्टी बन जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज। फॉल्टी मतलब क्या कि उसमें जो डिटेल्स है वो फॉल्टी है, यानी कि जो भी डेट होगी, नेम होगा, सिग्नेचर होगी, वो फॉल्टी होगी। तो इस तरह के बिल्स को हम क्या बोलते हैं?
फॉल्टी बिल, एम्बिग्वियस बिल, डिसऑनर्ड बिल या एस्क्रो बिल। ओके, तो फॉल्टी बिल इस तरह का कुछ टाइप जो है वो नहीं है। एम्बिग्वियस बिल जो है इज़ द राइट आंसर, कि जो डिटेल्स है उसमें तो वो फॉल्सिफाइड करके दिए हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एम्बिग्वियस बिल। डिसऑनर्ड बिल नहीं होगा, क्योंकि डिसऑनर्ड बिल के केस में क्या होता है कि सारे डिटेल्स तो राइट है, बट हाँ ये हो सकता है कि कभी कभी उस पर डेट या सिग्नेचर नहीं है या फिर रॉन्ग दी गई है, बट वो पूरी तरीके से फॉल्टी नहीं बन जाता है। एक्चुअल में डिसऑनर्ड के केस में ये भी हो सकता है कि जो बिल है तो वो फोल्ड हो चुका हो, या फिर बिल जो है वो जो ड्रॉवर है उसके अकाउंट में जो है वो उसको बायर को पे करने के लिए अमाउंट ही ना हो। ओके, उसका वो इंसॉल्वेंट हो चुका हो। तो डिसऑनर्ड के अलग अलग केसेस होते हैं, हमने कल के जो वीडियो था उसमें देखे थे। उसके बाद है एस्क्रो बिल। एस्क्रो बिल की कंसेप्ट हमने अभी देखी, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द राइट आंसर। एम्बिग्वियस बिल इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्टेड ऑन द नेम ऑफ एनी पेई बियरर। मतलब जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ड्राफ्टेड ऑन द नेम ऑफ एनी पेई, किसी भी पेई या बेरर के नाम के ऊपर अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है कोई भी, चाहे वो चेक हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रॉमिसरी नोट हो, अगर वो इनकम्प्लीट हो इन एनी रिस्पेक्ट, मतलब किसी भी रिस्पेक्ट में इनकम्प्लीट हो, चाहे वो उस पर डेट ना लिखी गई हो गलती से, या फिर सिग्नेचर ना की हुई हो, या फिर जो प्रॉपर नेम है सर नेम तो वो प्रॉपरली ना लिखा हो, अमाउंट जो है वो अच्छी तरीके से ना लिखी हो, तो इस केस में इस तरह के बिल को हम क्या बोलते हैं? जो भी बिल इनकम्प्लीट होगा उसको। तो हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि जो फॉल्टी रहता है तो उसको हम एम्बिग्वियस बिल होते हैं, तो एम्बिग्वियस यहाँ से कट हो गया क्योंकि आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता चल चुका है ऑलरेडी। फिक्टिशियस बिल यानी कि जो पूरी तरीके से फॉल्सिफाइड करके जानबूझ के लिखा हुआ है, ओके, मतलब इंटेंशनली किया हुआ है वो। नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। एक्चुअल में इस तरह के बिल को हम बोलते हैं इनकोएट बिल। ओके, इनकम्प्लीट जो भी होता है, ये कीवर्ड है इसका, इनकम्प्लीट जो होता है गलती से हो सकता है कि उसने क्या किया हो, बाय मिस्टेक उसकी हाथ से जो है वो इनकम्प्लीट रह गया हो कौन सा भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इस केस में हम इस तरह के बिल को बोलते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है हमारा, तो वो जब डिसऑनर होगा बाय नॉन पेमेंट, ठीक है, नॉन पेमेंट यानी कि क्या, कि बैंक के पास फॉर एग्जांपल चेक तो गया है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज तो गया है, बट बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, वो सेक्शन 91 में आता है। एंड इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है कि डिसऑनर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन एक्सेप्टेंस अगर हो तो वो कौन से सेक्शन के अंडर आएगा? सेक्शन नंबर 92। ओके, अगर नॉन पेमेंट से रिलेटेड है तो सेक्शन 91, एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है तो सेक्शन 92। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन, कौन से ईयर में आया था, मतलब एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी? हमको पता है 1881, बट एक्चुअल में वो फोर्स मतलब जो ऑपरेशन जो है उस एक्ट के अंडर वो एक्चुअल में स्टार्ट कब हो चुके थे? तो एक्ट तो 1881 में आया था, बट एक्चुअल में उसको लीगल रिकॉग्निशन जो हम बोलते हैं वो कब मिला था? 1 मार्च 1882। सो ये इसका ईयर है। इनफोर्सिंग ईयर जो है वो है 1 मार्च 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज, हम उसके डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है बेसिकली, कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो इसमें कितनी पार्टीज होती है? 3 पार्टीज, ये हमें पता है, ड्रॉवर, देन ड्रॉवी एंड लास्टली पेई। ओके, सो दीज आर दी 3 पार्टीज। सो इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, कंडीशनल अंडरटेकिंग होता है या कंडीशनल ऑर्डर होता है। बेसिकली हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इसमें कंडीशन के बेस पे तो कुछ होता नहीं है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं कि या तो अनकंडीशनल ऑर्डर या तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो हमें पता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इसमें 3 पार्टीज़ है। ओके,
तो ड्रॉवर जो है वो क्या करता है, बिल जो है वो बनाता है। और बिल बनाते वक्त वो क्या करता है, बिल बनाने के बाद वो ड्रॉवी को ऑर्डर देता है कि आप क्या करो, पेई को, जो भी उस पे नाम लिखा है बिल पे जो नाम लिखा रहेगा उसको हम पेई बोलते हैं, जो कि अमाउंट रिसीव करने वाला है। तो उसको क्या करो, पैसे पर्टिकुलर डेट पे पे करो। इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। अंडरटेकिंग कंटेंट इन प्रॉमिसरी नोट टू पे सर्टन सम ऑफ मनी। अभी यहाँ पे प्रॉमिसरी नोट में कौन सी पार्टीज होती है, हमने देखा था कि वो फर्स्ट जो होता है जो प्रॉमिसरी नोट बनाएगा वो होगा मेकर, दूसरा होगा पे जो अमाउंट रिसीव करेगा। तो मेकर जो है इसमें वो खुद ही क्या करता है, अंडरटेकिंग यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। किसकी, प्रॉमिस देता है वो किसको, पे को, कि मैं इस पर्टिकुलर डेट पे आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये पर्टिकुलर अमाउंट पे करूँगा। ओके, सो मेकर ये क्या करता है, अंडरटेकिंग लेता है, मतलब अंडरटेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो पर्टिकुलर अमाउंट फ्यूचर में पे करने वाला है पे को। ओके, सो यहाँ पे जो है हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, अनकंडीशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if in an instrument the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figures and in words। फिगर्स में जो अमाउंट लिखी है वो अलग है, वर्ड्स में जो अमाउंट लिखी है वो अलग है। तो इसमें कोई एक अमाउंट कंसिडर नहीं की जाएगी, खुद से ही अमाउंट कंसिडर नहीं की जाएगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इस प्रकार का कि दोनों में अमाउंट में डिफरेंस है, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड यानी कि क्या, इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से अनइन्फोर्सिएबल हो जाएगा, मतलब ये इन्फोर्स करने के लायक ही नहीं है ट्रांजैक्शन। ओके, सो वॉइड यानी कि लीगल टर्म में अगर बोला जाए तो ये टोटली हम इस ट्रांजैक्शन को आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू अनसर्टेनिटी। इस वीडियो में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, अंडर सेक्शन 16 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट मीन्स, मतलब जो एंडोर्समेंट करते हैं हम, पर्सन ए से बी की तरफ जाएगा बिल, बी से सी की तरफ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता रहेगा, इसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब एंडोर्समेंट इन ब्लैंक हम किसको बोलेंगे, वेयर द एंडोर्सर डज नॉट राइट एनीथिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट, वेयर द एंडोर्सर राइट्स हिज नेम ओनली ऑन द इंस्ट्रूमेंट, वेयर द एंडोर्सर राइट्स द नेम ऑफ पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे एंड नन ऑफ द अबव। सो एक्चुअली यहाँ पे अंडर सेक्शन 16 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक यानी कि क्या, कि जो भी बिल होगा, चाहे वो चेक होगा या फिर प्रॉमिसरी नोट होगी, तो वहाँ पे उस पर्सन का सिर्फ नाम लिखा होगा जिसको वो जो पेमेंट है वो रिसीव करने वाला है। ओके, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक यानी कि क्या, कि जो एंडोर्सर है वो सिर्फ उसका नाम लिखेगा, वो पैसे किसको जाने वाले हैं उसका नाम नहीं लिखेगा। इट डिपेंड्स टोटली ऑन वो इज़ नेक्स्ट, मतलब वो आगे किसको ट्रांसफ़र करने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसको देना चाहता है पैसे। तो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक ये किस केस में आता है कि पर्सन ए है, उसके बाद पर्सन बी को उसने दे दिया, और अभी बी क्या करेगा कि बी को पता नहीं है कि कितने एंडोर्सर्स है इस पूरे ट्रांजैक्शन में, तो बी क्या करेगा कि उसका नाम सिर्फ लिखेगा एंड ये जो बिल है आगे किसको पे करना है वगैरह ये डिटेल्स उसमें नहीं लिखेगा। तो अगर सी को अगर चाहिए कि वो सी जो है वो पे करना चाहता है स्पेसिफिक पर्सन को, तो सी जो है वो उसका नाम लिख सकता है। तो यहाँ पे बी ने क्या किया है, किस तरह की एंडोर्समेंट की है, ब्लैंक एंडोर्समेंट, मतलब उसने सिर्फ अपना नाम लिखा है, बाकी के कोई भी डिटेल्स उसमें नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह की एंडोर्समेंट होती है कि सारे डिटेल्स उसमें हैं, मतलब किसको पैसे जाने वाले हैं, साइन एंड सिग्नेचर भी है, एंडोर्सर का नाम भी है, एंडोर्सी का भी नाम है, मतलब जिसको पैसे जाने वाले हैं, ये सारी जो चीज़ें, पैसे भी, और जो बिल है जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी किसके पास जाने वाला है ये भी अगर उसमें मेंशन्ड है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं फुल एंडोर्समेंट। बट यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा कि वेयर द एंडोर्सर राइट्स हिज नेम ओनली ऑन दी इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट में वो सिर्फ अपना नाम लिखने वाला है। सो आई होप आपको ये भी आज के जो MCQs है वो हेल्पफुल लगे होंगे, एंड इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिए इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस के लिए। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सच टाइप ऑफ कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज़, एंड अच्छी तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते रहिए। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।